हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर 5 एनसीईआरटी के चैप्टर से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को जानने से पहले हम यहाँ पे एक एलिमेंट्री कैनाल बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे माउथ का स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, मतलब सिर्फ मेन चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये माउथ है, यहाँ से खाना अंदर की तरफ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से पाइप है, ये आगे जा करके कुछ यूँ डिज़ाइन बनाती है ऐसे करके, ठीक है। तो इसको आप यूँ इस तरीके से ला करके इसको फिर नीचे लेकर के आएंगे और यहाँ से डिज़ाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे बनना शुरू हो जाएगा इसे करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे लेकर के आएंगे इसको, यहाँ से कुछ इस तरीके से निकालेंगे ऐसे, और ये यहाँ पे घूमेगा, यहाँ से ला करके वापस इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये जो हिस्सा है इसको माउथ कहते हैं, इसको हम माउथ बोलेंगे। और हमारा जो फूड है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो माउथ से लेकर के एनस तक होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ माउथ और ये लास्ट में खत्म हुआ ये एनस पर, ठीक है। तो ये एनस पर जाकर के खत्म होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे जाकर के खत्म होता है। तो खाना हम लोग यहाँ पे खाते हैं तो माउथ है, उसके बाद फिर यहाँ पे टीथ जो होता है उससे हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं, और फूड पार्टिकल ये कुछ इस तरीके से यहाँ से होते हुए इसको हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस। क्या नाम है इसका? ओइसोफेगस। ये ओइसोफेगस इस तरीके से बना दिया। खाना इस तरीके से आते हुए यहाँ पहुँचता है। तो ये जो हिस्सा है जो इस तरीके से उल्टा सी की तरह दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो है इसको हम लोग कहते हैं स्टमक, ठीक है। स्टमक यानी कि यही असली पेट है, इसी में खाना जाता है। फिर यहाँ से खाना इस तरीके से होते हुए यहाँ से इंटर करते हुए इसको, इस हिस्से को, अब यहाँ से क्या है ना, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से बहुत सारी पतली पतली पाइप के फॉर्म में जा करके यहाँ अपेंडिक्स के फॉर्म, मतलब अपेंडिक्स के पास जा कर के जुड़ती है, ठीक है। तो ये पाइप कहाँ जा कर के जुड़ी हुई है? यहाँ अपेंडिक्स, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको बोला जाता है, यहाँ पे जा कर के जुड़ती है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो ऐसे घूम करके आता है इसको ड्यूडिनम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ड्यूडिनम, ठीक है। ड्यूडिनम इसको बोला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक जो है हिस्सा है, यानी कि स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जहाँ पे इसी ड्यूडिनम वाले हिस्से में यहाँ पे एक इस तरीके से ट्राईएंगुलर शेप में समथिंग इस तरीके से एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीवर, ठीक है। तो लीवर होता है, तो लीवर एक जूस सेक्रेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस। क्या कहेंगे? बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस जो होता है ये एक जगह इकट्ठा होता है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर इसको बोलते हैं। ये गॉल ब्लैडर हो गया। यहाँ से एक गॉल ब्लैडर से एक पाइप इस तरीके से निकलती है जो ड्यूडिनम में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पे बाइल जूस इकट्ठा है, बाइल जूस इससे बना, बाइल जूस यहाँ पे इकट्ठा हुआ और यहाँ से ड्यूडिनम में जाके मिक्स होता है, ठीक है। और साथ में इसी यहीं पे लगा हुआ एक और ऑर्गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियास। ये है पैनक्रियास। तो पैनक्रियाज भी इसी में जाकर के ड्यूडिनम में जाकर के मिक्सअप हो जाता है, यानी कि यहाँ से भी एक जूस बनता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। तो इसका नाम हम लोग रखेंगे पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज रख दिया, और इससे जो जूस बनता है उससे हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो पैनक्रियाज से बनता है पैनक्रियाटिक जूस, इसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं।
तो फूड पार्टिकल कुछ इस तरीके से होते हुए स्टमक में से होते हुए यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। इस लंबे से, मतलब पतला है और काफ़ी लंबा भी है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है इसका? इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होते हुए सबसे लंबी प्रोसेस यहीं पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है बॉडी में, तो आप कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन फिर यहाँ पे आकर के जुड़ता है, तो ये एक बड़ा सा, ये भी इंटेस्टाइन ही है, तो इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, माउथ, टीथ, ओइसोफेगस, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं। तो अब जरा हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फूड है उसका जो सफ़र है, यानी कि वो जो जर्नी तय करता है पूरा डाइजेस्ट होने तक, वो जर्नी जो है कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है बाबू माउथ से। कहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी? माउथ। माउथ से जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद माउथ में जब खाना जाता है तो उसको मिलता है टीथ। ठीक है, टीथ मिलेगा। टीथ के बाद उसको मिलता है सैलीवा। ठीक है, तो सैलीवा सैलिवरी ग्लैंड से आता है, और सैलीवा का भी अपना एक अलग रोल होता है। तो सैलीवा, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा उसको ग्राइंड वगैरह कर देते हैं, सैलीवा उसमें मिक्सअप हो जाता है फूड में। तो उसके बाद फूड यहाँ से निकलता है और फिर इस वाले हिस्से में आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस। क्या नाम है इसका? ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस में यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, बस फूड सरकता हुआ सीधे स्टमक में आ गिरता है। तो ओइसोफेगस के बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? ओइसोफेगस के बाद हम लोग पहुँचेंगे स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में है तो स्टमक में से खाना होते हुए देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो स्टमक के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए ये सब डाइजेशन वगैरह हुआ और फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एंट्री होती है डाइजेस्टेड फूड की, वो है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग पहुँच गए। अब लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फूड कहाँ जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन से फूड होते हुए एक थैली होती है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं या जो वेस्ट होता है फूड का, वो वहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इसका नाम है रेक्टम। क्या नाम है इसका? रेक्टम। तो रेक्टम में खाना, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इकट्ठा होता है और यहाँ से एनस के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग फूड खाते हैं उसकी पूरी जर्नी यही है। पूरी जर्नी कहाँ से कहाँ तक है अगर देखें तो माउथ से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, इससे होते हुए हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस। ठीक है, इसको हिंदी में गुदा भी बोलते हैं। एनस के बाद फिर उसको अनडाइजेस्टेड, जो अनवांटेड, अनडिजायर्ड जो फूड होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास माउथ से लेकर के रेक्टम तक, माउथ से आउट तक, ठीक है, माउथ से आउट तक हम लोग बात करेंगे। तो माउथ से लेकर के एनस तक कि ये फूड की जर्नी होती है। ठीक है, माउथ से स्टार्ट हुआ, ओइसोफेगस इसका नाम है, ओइसोफेगस, और ये कुछ इस तरीके से चलते हुए पूरा इसमें स्टमक में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर रेक्टम में, एनस में। ठीक है, तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है। तो ये जो पाइप है, ये जो पाइप है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जो भी लास्ट एनस तक जो पाइप बना हुआ है, माउथ टू एनस जो पाइप होता है, उसको हम लोग एक नाम देते हैं। उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल इसका नाम है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये पूरा का पूरा माउथ टू एनस वाला पाइप होता है,
और ये पाइप में खाना जहाँ जहाँ भी जाता है उसमें कुछ न कुछ ब्रेक डाउन होता है, यानी कि फूड का डाइजेशन होता है। तो माउथ में जब फूड होता है तो वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा कि माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ओइसोफेगस जो है यहाँ पे भी डाइजेशन होता है? तो आंसर है नहीं, यहाँ डाइजेशन नहीं होता, लेकिन उसकी चर्निंग होती है, उसको मथा जाता है। ठीक है, और फिर फूड स्टमक में पहुँचता है। तो स्टमक में हमारा HCl है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एसिड है, वो एसिड पूरे फूड को एसिडिक बना देता है पूरा। तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में फूड के थ्रू आए हुए होते हैं, वो बैक्टीरिया उस एसिडिक मीडियम में ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोग एक एक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले ही फूड का डाइजेशन नहीं कर सकता, इसकी मदद के लिए दो लोग होते हैं, एक होता है लीवर और दूसरा होता है पैनक्रियास। ठीक है, तो लीवर होता है, पैनक्रियास होता है। तो लीवर जो जूस बनाता है उसे बाइल जूस या लीवर जूस बोल देंगे, और पैनक्रियास जो जूस बनाता है उसे हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। तो ये दोनों जूस मिल करके यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं। और इंटेस्टाइन अपने आप में भी यहाँ पे कुछ एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए ये इतनी चीज़ें हमें याद रखना है। और फिगर ऑलमोस्ट आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बायोलॉजी में फिगर में आपको MF हुसैन नहीं बनना है, यानी कि आपको बहुत बड़ा जैसे पिक्टोग्राफर नहीं बनना है। आप एक नॉर्मल सा फिगर ड्रॉ करेंगे, बस नॉमिनेशन ठीक रखेंगे कि कोई ऑर्गन जहाँ पे होना चाहिए वो वहीं पे हो, बस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसमें जितने भी नाम हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे। माउथ है, टीथ है, ओइसोफेगस है, खाना पहुंचा स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम एनस के थ्रू बाहर। ठीक है, साथ देने वाले कौन है? यहाँ पे लीवर है और यहाँ पे पैनक्रियाज है। तो लीवर और पैनक्रियाज आपस में मिल करके जो जूस बनाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देते हैं ड्यूडिनम वाले हिस्से में। ये जो सी की तरह दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको ड्यूडिनम बोलते हैं, इसको जेजुनम बोलते हैं, इसको इलियम बोलते हैं। तो उतना डिटेल ना जाते हुए खाली हम लोग इतने पे ही आते हैं कि माउथ से लेकर के रेक्टम तक की कहानी है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, और हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि माउथ से लेकर के रेक्टम तक में हर एक जो पार्ट है ये फूड का क्या करता है कि वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए बाबू आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमने देखा कि माउथ से लेकर के एनस तक की कहानी है। तो ये माउथ में होता क्या है? माउथ जैसे मुंह है, तो इसमें हम फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, खाना को आपने मुंह में ले लिया, और इसके बाद टीथ का काम क्या होता है? चिविंग, यानी कि चबाना। टीथ का मतलब, टीथ क्या काम करता है? ये खाने को चबाता है। और ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। ठीक है, तो टीथ का काम यही है कि ये फूड को ये चीविंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि उसे पीसते हैं। इसके बाद टंग है, तो टंग का क्या काम है? तो टंग जो है फूड को रोल करता है, रोलिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को रोल करके टीथ के नीचे लाता है, जिससे कि उसकी चीविंग और ग्राइंडिंग हो सके। ठीक है, तो रोलिंग ऑफ फूड, साथ में टंग का यूज होता है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि टंग के ऊपर जो है वो टेस्ट बड क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो ये जो टेस्ट बड होते हैं वो टेस्ट के लिए होते हैं, यानी कि बिटर है, सोर है, स्वीट है, इन सब टेस्ट
के लिए यहाँ पे टेस्ट बड होते हैं टंग पर। तो टंग और क्या काम करता है, रोलिंग के साथ साथ टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग के साथ साथ ये स्वॉलोइंग में हेल्प करता है, यानी कि फूड को स्वॉलो करने में। स्वॉलो का मतलब क्या है, पुशिंग डाउन द फूड, यानी कि फूड को पुशिंग डाउन करता है बॉडी के अंदर, उसको अंदर की तरफ ढकेलता है। तो इसके बाद आता है टंग के आसपास जो गाल है, गाल में यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड लगे होते हैं, ठीक है, जो टंग को गीला करते रहते हैं, साथ में उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड से, इसका नाम ध्यान देखिए, सैलिवरी ग्लैंड, तो ये ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो सेक्रेट करता है सैलिवा। सैलिवा को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली इसको माउथ, क्या कह देंगे, माउथ वाटर, यानी मुंह में जो पानी बनता है उसी को सैलिवा कहते हैं। तो सैलिवा प्लस उसमें म्यूकस भी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है सैलिवा, तो वो म्यूकस की वजह से होता है। सैलिवा मतलब प्योर वाटर नहीं होता, उसमें म्यूकस होता है। साथ में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको एमाइलेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये एमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च को, यानी जो हम फूड खाते हैं उसमें जो स्टार्च होता है उसको ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो शुगर जो होता है ना, वो मीठा होता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जैसे आप सूखी रोटी लीजिए, उसमें स्टार्च है, अब आप उसको जब देर तक चबाते हैं तो जब सैलिवा उसमें पूरी तरीके से मिलता है तो सैलिवरी एमाइलेज उस रोटी के, यानी ब्रेड के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद, कुछ समय चबाने के बाद वो रोटी मीठा लगने लगता है, ठीक है। तो स्टार्च यहाँ पे शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसके बाद माउथ से सीधे यहाँ पे जब स्वालो इन होता है, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड होता है, तो ओइसोफेगस एक लंबी सी पाइप होती है, ठीक है। उस पाइप में डाइजेशन तो नहीं होता, लेकिन वो फूड माउथ से स्टमक तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। तो ये माउथ से स्टमक तक पहुंचने के लिए जो ओइसोफेगस के जो मसल्स हैं उनमें एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, कहने का मतलब ये हुआ कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे जैसे ये है ना, तो ये वाला हिस्सा पहले दबता है, ये वाला हिस्सा दबेगा तो खाना क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, ये वाला हिस्सा खुला हुआ है तो खाना थोड़ा आगे बढ़ गया, तो फिर ये वाला हिस्सा दबेगा, ठीक है, तो ये हिस्सा खुल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये मूवमेंट क्या होता है कि खाने को आगे बढ़ाता है, यानी नीचे की तरफ ले जाता है स्टमक तक। तो इस तरीके से मूवमेंट को, इसी कॉन्ट्रैक्शन, इसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, यही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ओइसोफेगस के मसल्स में होता है, और ये इसी मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आप क्या जवाब देंगे कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओइसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाउ द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक। स्टमक में फूड आ गया। अब स्टमक में भी यहाँ पे जो ग्लैंड लगे होते हैं उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या नाम देंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इसको कुछ ऐसे याद रखेंगे कि पेट में गैस बनता है, तो गैस वगैरह है ना, तो गैस से गैस्ट्रिक याद रखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ये स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, और ये टिश्यू कुछ जूस सेक्रेट करते हैं जिसे हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सेक्रेट किया एक जूस जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं।
तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती हैं? गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले यहाँ पे होता है HCl। क्या चीज होती है? HCl। ठीक है, तो ये जो HCl होता है ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेक द मीडियम एसिडिक। तो क्या बनाता है ये? मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से जो खाना हम लोग खाते हैं उस खाने में जो बैक्टीरिया या अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फूड के साथ हमारे स्टमक में चला गया है तो ये HCl जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या काम करता है? ये उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज सीक्रेट होती है जिसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है। तो पेप्सिन क्या है इसके बारे में लिख लेते हैं। एन एंजाइम, ये क्या है कि एक एंजाइम है। तो ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस चीज में? अमीनो एसिड में। ठीक है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम ये पेप्सिन करता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है म्यूकस। क्या नाम है इसका? म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है ये म्यूकस थोड़ा सा चिपचिपा सा मटेरियल है। ये क्या काम करता है कि जैसे ये स्टमक है, स्टमक का इनर लाइनिंग है, इसी पर म्यूकस ऐसे करके सेक्रेट हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो HCl है, HCl इस म्यूकस पर पड़ता है न कि स्टमक पर। अब आप खुद ही सोचिए कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग मीट, मछली ये सब चीज़ें खाते हैं, तो वो भी तो मांस का ही टुकड़ा है ना, मसल्स हैं वो भी, तो उसको हम लोग खाते हैं या जो भी खाता है तो उसकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर देती है, यानी स्टमक में वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है। तो हमारा जो स्टमक है वो भी तो मसल्स है, तो वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता? तो उसको बचाने का काम करता है ये म्यूकस। ठीक है, तो इनर लाइनिंग जो है, इनर लाइनिंग स्टमक का, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो स्टमक के इनर लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। ठीक है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है, अब आप स्टमक का फिगर याद करिए। स्टमक के फिगर में यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस है वो मान लीजिए सेक्रेट हुआ, एक लिक्विड है, उस लिक्विड में HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तो HCl क्या काम करता है? क्योंकि ये एसिड है तो ये मीडियम को एसिडिक बना देता है, और म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। पेप्सिन जो होता है ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन। तो ये तीन चीजें हमारे स्टमक में बनती हैं। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट हेडिंग में अलग से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक तो इंटेस्टाइनल, यहाँ पे क्या क्या चीजें सेक्रेट होती हैं? इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस आता है जो कि इंटेस्टाइन खुद सेक्रेट करता है चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे बाइल जूस जो कि लीवर से आता है। ठीक है, तो बाइल जूस
और साथ में यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, तो ये याद रखेंगे पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पे बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस ये और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों जूस मिल करके इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट को गेन करने में हमारी मदद करते हैं, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस, और एनस के बाद अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो जाता है। तो ये इतनी कहानी है। अब इसके आगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे सबसे पहले इंटेस्टाइन खुद अपना एंजाइम बनाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटेस्टाइनल एंजाइम। क्या बनाता है ये, इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम जो होता है ना, ये कन्वर्ट कर देता है किन चीज़ों को, कन्वर्ट करता है यहाँ पे। अब तीन ही तो न्यूट्रिएंट हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो हम फूड में क्या न्यूट्रिएंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है, दूसरे नंबर पे फैट है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे है प्रोटीन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को ये जो इंटरनल या इंटेस्टाइनल एंजाइम है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज लीवर में स्टोर, मतलब कि लीवर में क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस एक होती है, उससे वो स्टोर कर लिया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो वो हम लोग बाद में जानेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये जो फैट है ये दो चीज़ों में स्टोर होता है, ये मतलब टूट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, तो फैट किस चीज़ का बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है, और ग्लिसरॉल जो होता है, इन दो चीज़ों में ये फैट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी यहाँ पे टूट जाएगा। प्रोटीन किन चीज़ों में टूटता है, तो प्रोटीन देखिए, प्रोटीन क्या होता है ना कि ये पहले पेप्टोन्स में, और उसके बाद फिर इसका जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो है अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है, और अमीनो एसिड से मिलकर पेप्टोन्स बनते हैं, पेप्टोन से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में। तो एक तो इंटेस्टाइनल एंजाइम है जो इतना काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद इंटेस्टाइन को ही मिलता है यहाँ पे, इंटेस्टाइन को ही मिलता है यहाँ पे एक चीज़, और उसका नाम है जैसे क्या नाम था इसका, जो लीवर से हमें मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में जो यहाँ पे इकट्ठा होती है वो है बाइल जूस। तो एक चीज़ हमें मिल जाता है बाइल जूस। तो बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस का क्या काम है यहाँ पे, तो बाइल जूस का काम है मेक मीडियम बेसिक। ठीक है, अच्छा देखिए, तो वहाँ जो स्टमक था, तो स्टमक
में HCl बनता है जिससे कि मीडियम एसिडिक हो जाता है। तो ठीक है, वहाँ पे पेप्सिन वगैरह ठीक से काम कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो सब एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो बाइल जूस होता है वो मीडियम को पहले बेसिक बनाता है। ठीक है, यानी कि जो एसिडिक मीडियम था उसमें बेसिक चीजें मिल जाती हैं जिससे कि वो थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बाकी के जो एंजाइम है वो हल्के फुल्के एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में काम करते हैं। फिर यहाँ पे मतलब एक नॉर्मल कंडीशन बन जाती है। ठीक है, एसिडिटी जो होती है बेसिकली बाइल जूस खत्म कर देता है। इसके अलावा बाइल जूस एक और काम करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। तो ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है ये क्या काम करते हैं, ये जो बाइल जूस है, तो बाइल जूस इसी को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे फैट का डाइजेशन आगे ये इंटेस्टाइनल एंजाइम ठीक से कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा गॉल ब्लैडर से यहाँ पे इनको बाइल जूस मिलता है। इसके अलावा इनको पैनक्रियास से इनको मिलता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस मिल जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में दो चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या एंजाइम का नाम है, ट्रिप्सिन। और दूसरा जो एंजाइम है इसका नाम है लाइपेज। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो होता है ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। किस चीज में, पेप्टोन्स में। ठीक है, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स मतलब थोड़ा और छोटा कर देता है, उसको सिंपल बना देता है। इसी तरीके से यहाँ पे लाइपेज है, तो लाइपेज यहाँ पे क्या करता है, लाइपेज यहाँ पे फैट को फैटी एसिड किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इंटेस्टाइनल एंजाइम और गॉल ब्लैडर मतलब कि लीवर और पैनक्रियास से मिलने वाले एंजाइम, ये सब मिल करके इतने सारी चीजें हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे ये जो स्टमक से फूड आगे की तरफ आया था वो धीरे धीरे पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आंसर होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्टमक में खाली फूड जाता है, मीडियम एसिडिक बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो इस तरीके से पाइप की तरह है। तो जैसे हमने ओइसोफीगस में देखा कि ओइसोफीगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ बढ़ता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी सी पाइप है, इसमें भी कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो फूड को आगे की तरफ बढ़ाए और साथ में जो डाइजेस्टेड चीजें हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करे। तो वो कौन सी चीज है, तो मान लीजिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो होता है वो इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, फिंगर जैसी चीजें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं विली। क्या नाम है इसका, विली। तो विली क्या होता है, अगर ये पूछ लिया गया तो इसको हम कहेंगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बस इतना है। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी जो डाइजेस्टेड चीजें होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा ये फूड को धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करते हैं, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना ही था। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कहानी है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? तो क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये प्रोसेस चल रही थी उसके लिए वाटर पे एक मीडियम होता है, तभी तो ये एंजाइम वगैरह काम करते हैं। तो एक्सेस वाटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और यही लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर यानी कि जो पानी ज्यादा होता है उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, तो जो ज्यादा वाटर होता है, पानी की मात्रा अगर ज्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड यानी कि जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं वो रेक्टम में पहुंचती हैं। तो रेक्टम क्या है? रेक्टम इज ए पाउच विच स्टोर करता है ये फीसेस। ठीक है, फीसेस, वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। रेक्टम एक पाउच है जो फीसेस को यानी कि जो फीसेस होते हैं, जो वेस्ट होता है उसको स्टोर करते हैं। एनस इसके बाद आता है। रेक्टम जहां पे खुलता है उसको एनस कहते हैं। एनस क्या है? एनस इज ए पैसेज by which waste are thrown out। वेस्ट यहां से क्या होते हैं? बाहर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि माउथ से लेकर के एनस तक की कहानी, और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो हैं उनके न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में हमने जाना। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में जाना। तो डाइजेशन में माउथ से कहानी स्टार्ट हुई थी। स्टमक में 3 चीजें मिल रही थी आपको, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 यहाँ पे सिक्रेशन होता है, एक इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है और एक यहाँ पे बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस है। ये दोनों मिल करके, है ना, ये सब मिल करके फूड का कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को ग्लिसरॉल फैटी एसिड में, प्रोटीन को पेप्टोन्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बाद गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है जो मीडियम को बेसिक बनाता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जिसमें हमें ट्रिप्सिन और लाइपेज मिलता है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन्स, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो बाइल जूस है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, तो बाइल जूस जो होता है ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। ये नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। ये बस क्या काम करता है? ये मीडियम को बेसिक बना देता है। अब आप समझ लीजिए कि किसी का लीवर अगर खराब है तो क्या होगा? वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जो इनडाइजेशन है यानी कि यहाँ पे जब तक मीडियम बेसिक नहीं होगा तब तक डाइजेशन की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, और जब डाइजेशन की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी तो वहाँ पे इनडाइजेशन की शिकायत होने लगती है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी न्यूट्रिशन की थी, ये पूरी स्टोरी डाइजेशन की थी। तो जिसमें हम लोगों ने जाना कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग किस तरीके से होता है। हम लोगों ने खाना खाया
और उसका डाइजेशन हुआ। तो हम लोग होलोजोइक हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो होलोजोइक में क्या है कि हम लोग फूड को माउथ में डायरेक्ट मतलब फूड को इनटेक करते हैं और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो सैप्रोफिटिक हैं, पैरासिटिक हैं, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये टॉपिक, ठीक है। तो ये डाइजेशन का पूरा खत्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे बने रहिए। कुछ न कुछ आप सीखेंगे ही और सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो बहुत इजी वे में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और उसे नोट करेंगे। तो ये पूरा नोट्स है, आप इसको नोट करते चलिए और समझते चलिए स्टोरी को कि कहानी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।